हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो रही है आज के टाइम में। हम सब अपने इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में काफ़ी भरोसा रखते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी कंपनीज ही अच्छी हो या सारी कंपनी ही लीगली काम कर रही है। हमने रिसेंटली देखा है कि एसएमई कंपनीज के अंदर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि एसएमई के अंदर एक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम भी एसएमई कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। बट इसके साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि देर आर मैनी फ्रॉड्स विच आर हैपनिंग इन एसएमई कंपनीज। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर बार वही रिटर्न्स मिल जाएं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से होता क्या है कि हम एक अच्छी ब्लू चिप कंपनी जिसकी एक काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही हुई है उसको छोड़ के हम एसएमई कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं एक ऐसी ही एसएमई कंपनी के बारे में जिसमें रिसेंटली सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, और उस ऑर्डर के अंदर उस कंपनी ने किस किस तरीके से फ्रॉड किए हैं, किस तरीके से डाइवर्जन ऑफ फंड हुआ है, उसके बारे में आज हम इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आज हमारे साथ है मिस्टर विकास मालू, जो कि एक सीए क्वालिफाइड है, सीएफए लेवल 3 क्लियर्ड है, एंड ही इज़ अ स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट। तो उनको स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो आज हम इस केस स्टडी के जरिए समझते हैं कि क्या क्या एसएमई कंपनीज़ के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए, या जब भी आप ऐसी एसएमई कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या लर्निंग्स आपको लेनी चाहिए जिस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी खतरे में ना पड़े। वेलकम विकास टू आवर दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिस्कसिंग ऑन द केस स्टडीज रिलेटेड टू एसएमई कंपनीज जिनके अंदर फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, राइट? तो आज हमारा जो पर्पस है इस कन्वर्सेशन का, वो कन्वर्सेशन का पर्पस है कि किस तरीके से एक कंपनी है वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड, जिसके खिलाफ सेबी ने अभी रिसेंटली, आपको पता ही है, एंट्री ऑर्डर पास किया है, कि किस तरीके से उन्होंने आईपीओ से पैसा उठाया एंड देन उस पैसे को कैसे कैसे घुमाया और कहाँ कहाँ उसका नेट प्रोसीड्स, कहाँ कहाँ उनका डाइवर्जन ऑफ पंप एंड डंप किया, तो वो सब हुआ है। तो टू बिगिन विथ हमारा एक फ्लो के बेसिस पे हम इस पूरे एपिसोड को स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, तो एक बेसिक बैकग्राउंड मैं आपको भी बता देता हूँ और हमारी ऑडियंस को भी बता देता हूँ कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड। तो वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आईपीओ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से और जो ऑर्डर है उसके हिसाब से, दे वर क्लेमिंग टू बी अ एडटेक कंपनी, they were claiming to be a software based company who was engaged in software, maybe you can add on to that। और उस तरीके से जो अभी आईटी का हवा चल रहा है मार्केट में, और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जो बिजनेस मॉडल है उसको उसी तरीके से बिल्ड किया कि लोग एकदम से अट्रैक्ट हो जाए कि दिस इज़ आईटी कंपनी, और उसको वो कैपिटलाइज करके मार्केट में घुसे और वहाँ से वो पैसा उठाए। एम आई करेक्ट? या शुभम भैया, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल था, आप देखोगे कि सबसे पहले था क्लाउड कंप्यूटिंग। मार्केट इज वेरी बुलिश अबाउट दिस क्लाउड सेक्टर। सेकंड था एडटेक। इंडिया में अभी वो एकदम नीश स्टेज पे है, ग्रोइंग, मतलब इन्वेस्टर इज गिविंग फैंसी वैल्यूएशंस टू दिस सेगमेंट। उसके बाद भी उन्होंने नया सेगमेंट में चालू किया था, वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वो भी काफी मार्केट को अट्रैक्ट करता है, और मेजोरिटी ऑफ जो इनका रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से। इंडिया में इनका कोई ऑपरेशंस नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द मार्केट वो एक्सपोर्ट से ही रेवेन्यू आता है। तो जितने भी हॉट फैंसी सेक्टर जो मार्केट में आईटी सेगमेंट में चल रहे हैं, वो कंपनी क्लेम करती है कि यस वी आर आल्सो ग्रोइंग इन दिस। जो आईटी सेक्टर के अंदर हॉट वर्ड्स होते हैं जैसे ब्लॉकचेन, बिल्कुल, जहाँ पे वैल्यूएशन को हम काफी हाई दिखा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसे, इस मार्केट का एक हिस्ट्री है कि स्टॉक मार्केट ऑलवेज लाइक्स न्यू थिंग्स, न्यू स्टोरी। एवरीबॉडी लाइक्स न्यू स्टोरी, बिकॉज घिसा पिटा बिजनेस मॉडल, घिसा पिटा वो कोई वैल्यूएशन नहीं देगा। जब आप न्यू चीज लेके आओगे, कुछ भी हो, एनीथिंग रिलेटेड टू न्यू, मार्केट विल गिव यू वैल्यूएशंस। तो वो इस कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में अच्छे से प्रेजेंट किया, मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को आईपीओ भी सक्सेसफुली रेज किया 1 ईयर में। तो बट लेकिन जो चीजें अब सामने आई है वो काफी एक इन्वेस्टर्स के आगे फ्यूचर में ध्यान रखना चाहिए। यस, तो अभी जैसे जो हम इंट्री ऑर्डर देख रहे थे सेबी का, तो उसके अंदर सेबी ने मेजरली 4 चीज़ों पे रिसर्च किया है हमारा, और उस ऑर्डर के अंदर मेंशन किया है। फर्स्ट वाज यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ प्रोसीड, की उसका यूटिलाइजेशन कैसा हुआ। सेकंड वाज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, की किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन हुआ है। थर्ड इज कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, जो इन्होंने इन बिटवीन जो मीटिंग्स वगैरह की और उसकी जो अनाउंसमेंट इन्होंने निकाली है। एंड फोर्थ इज इश्यूज विच आर रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ कैपिटल्स, जो कि इन्वेस्टर्स को इतने सारे इश्यूज फेस हुए हैं, उन्होंने कंप्लेंट डाली है, और आई थिंक उस कंप्लेंट के बाद ही से भी थोड़ा एक्टिवेट हुआ है कि हम इस पे रिसर्च चालू करें। तो एक बेसिक में वेरेनियम का मैं जैसे बैकग्राउंड देख रहा था, तो 36.60 करोड़ इन्होंने उठाए थे आईपीओ से, ठीक है। उसके ऊपर 3.14 करोड़ का उन्होंने क्लेम किया था इसके अंदर कि हमारा इशू एक्सपेंसेस हुआ है, और 6.93 करोड़ वो उन्होंने प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जो शेयर्स दिए थे उसके अंदर से उठाए। तो टोटल करके 40.39 करोड़ का इन्होंने आईपीओ लिया था। तो आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि 40.39 करोड़ का इन्होंने आईपीओ लिया है, तो इनका फाइनेंशियल्स क्या जस्टिफाई करता है इन सब चीज़ों को? कि हाँ शुभम जी, सो आईपीओ प्रोसेस में उन्होंने जो फ्रॉड किया, बट उससे पहले मैं आपकी हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दिसंबर 2017 में, आईपीओ इनका आया सितंबर 22 में।
बट उससे पहले कि मैं फाइनेंशियल्स आपको बता देता हूँ, जो भी लिमिटेड पीरियड के लिए कंपनी ऑपरेशंस यस, रही थी, 3 या 4 साल 3 साल के लिए थी, यस हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। यस मार्च 20 तक इस कंपनी का कोई रेवेन्यू था नहीं, ओके नील रेवेन्यू था। मार्च 21 में इन्होंने 3.75 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज किया था और कुछ पेड था उसमें, आई थिंक 1.42 करोड़। ओके ओनली 1.42 करोड़ और मार्च आईपीओ से पहले जो फाइनेंशियल ईयर था मार्च 22, उसमें उनका टॉप लाइन था 35 करोड़ और उसमें इन्होंने पेड क्लोज किया था 8.40 करोड़। ओके सितंबर 22 में उनका आईपीओ आया था, उन्होंने 122 करोड़ की मार्केट कैप पे नेट इशू प्रोसेस 36 करोड़ का जो उठाया IPO लेके आए था। थे और वो पैसों का उन्होंने जो आईपीओ में अगर आप पैसा उठाते तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि किस पर्पस के लिए हम पैसा ले रहे हैं। इन्होंने सारा फ्रेश इशू किया था, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं था। यस वो पैसा उठा के उन्होंने बोला कि दे विल बिल्ड 3 डेटा सेंटर्स ओके और जो एडमिशन वाला जो इनका प्लेटफॉर्म है उसको स्ट्रेंथन करेंगे और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। यस यस तो मार्केट भी अभी आप जानते हो कि डेटा सेंटर इंडिया में कितना बहुत ग्रो रिक्वायरमेंट कर रहा है और सारी यूज करने वाले हैं। टेक्स्ट तो कंपनीज आ रही हैं। इस कंपनी ने है ना सारे सेक्टर जो सेलेक्टेड किए हैं ना, एवरी जो ग्रोइंग सेक्टर्स है ना, एडटेक हो गया, डेटा सेंटर्स हो गया, वीओआईपी हो गया, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सो दे कैप्चर्ड ऑल द हॉट सेक्टर्स। तो दिस इज दैट कि उनको मार्केट से पैसा भी मिल गया, वो पैसा भी आ गया। इसमें इन लोगों ने जैसे आई वाज स्टडिंग द ऑर्डर, तो उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था कि देयर वाज दे हैव रिसीव्ड अ कोटेशन फ्रॉम अ कंपनी नेम्ड एज अवेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और अवेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और वो कोटेशन इन्होंने दिखाया था अप्रोक्सीमेटली आई गेस 23.40 करोड़ का कि भाई हम लोग जो आईपीओ प्रोसीड लेंगे उसके बाद 23 करोड़ रुपया हम लोग अवेंस से डेटा सेंटर बनवाएंगे, जो आप बोल रहे हो डेटा सेंटर वो सब बनाए। लेकिन इट्स वेरी स्ट्रेंज कि जो अवेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है वो कंपनी का लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू है वो ही शायद 28 से 30 करोड़ का है। Correct. और एक ये सिंगल ऑर्डर अगर ये 30 करोड़ का इनको दे रहे हैं, विच मीन्स कि इनका 100% ऑफ द रेवेन्यू का ऑर्डर तो सिंगल एंटिटी से आ रहा है, सिंगल एंटिटी से आ रहा है, मतलब एक साल का विच रेवेन्यू लुक्स अ रेड फ्लैग टू Absolutely, ऑल ऑफ अस। और absolutely. ये चीज़ कैसा है कि अगर इन्होंने ये चीज़ प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन की थी तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज़ को रिसर्च करके आइडेंटिफाई किया जा सकता था व्हाट इज द कंपनी इज डूइंग, राइट। अवेंस का हिस्ट्री क्या है वो भी एक कर सकते थे वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद एक स्ट्रेंज चीज़ ये भी है कि जो अवेंस जो ये कंपनी थी जिसने कोटेशन दिया था उसने कुछ 20 लाख रुपए एक जंप नेटवर्क्स करके एक कंपनी थी उसमें इन्वेस्ट किए हुए थे। और आपको ये जान के थोड़ा हैरानी होगी कि ये जो जंप नेटवर्क्स लिमिटेड कंपनी थी इसमें जो वरेनियम के फाउंडर हर्षवर्धन है वो भी एक एमडी रह चुके हैं टिल 2021, राइट। प्लस इस जंप नेटवर्क ने एक कंपनी बाहर की जो है जिसका नाम है एमटेलफोन इनकॉर्पोरेटेड, उसके साथ भी एक टाई अप किया हुआ था 100 करोड़ का, विच दे हैव डन एग्रीमेंट ऑफ गारंटेड रेवेन्यू ऑफ 100 CR। एंड जो वेरेनियम के अंदर पैसा आया है, जो रेवेन्यू इन्होंने दिखाई है, आई थिंक आप अभी इसको कवर करेंगे कि रिसेंटली 300 साढ़े 300 करोड़ की रेवेन्यू दिखाई है, दैट रेवेन्यू इज कमिंग फॉर एमफेल्टन जो ये कंपनी है बाहर की, उसी से आ रही है। तो इफेक्टिवली जो एक मोटा मोटी परसेप्शन निकलता है वो ये है कि ईच पार्टी इज रिलेटेड टू ईच अदर समहाउ और अदर, या तो इसका इसमें इन्वेस्टमेंट है एंड देन दे आर गिविंग द रेवेन्यू फ्रॉम हियर। तो ये प्राइमा फेसी एक चेन बिल्कुल जो बनती बुक्स है को मैनिपुलेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सारी रिलेटेड पार्टी को यूज करके नंबर्स को इन्फ्लेट किया है, उसके चक्कर में मार्केट कैप को इंक्रीज किया और लेटर ऑन प्रमोटर्स ने अपना पूरा स्टेक मार्केट में डंप किया। Okay. उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने एनएससी और सेबी को कंप्लेन किया, Okay. देन सेबी टुक द एक्शन अगेंस्ट दिस, एनएससी ने फिर इंस्पेक्शन बिठाई और उसके बाद ये इंटरिम ऑर्डर पास किया। सो मेन रीजन जो ये इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्डर ये फ्रॉड सामने आया है, सो आप देखोगे इसमें क्या हुआ। सितंबर 22 में कंपनी ने आईपीओ लाया, सितंबर 23 तक प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं था। उस बीच में कंपनी के नंबर्स भी अच्छे आ रहे थे, मार्केट भी जा रहा था, 100 करोड़ की कंपनी आराम से 1500 करोड़ तक की पहुंच जाती है विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम लाइन। बट द मेन इशू क्या आता है कि सितंबर 23 के बाद दिसंबर 23 में जो जिस पीरियड में है ना, प्रमोटर का स्टेक जो 66% था, वो प्रमोटर ने ओपन मार्केट में अपना स्टेक बेच दिया है। अच्छा। और दैट इज कम टू 28%। ओके ओके, So, वहाँ पे मतलब भी कि- एक बड़ा रेड फ्लैग खड़ा हो जाता है। सॉरी 63% जो स्टेक था वहां से उन्होंने पूरा बेच के 36.38% स्टेक आ गया। Okay, तो अप्रोक्सीमेटली 27% ऑफ स्टेक उन्होंने ओपन मार्केट में बेच दिया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यहाँ से उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट शेयर अब एब्सोल्युटली वो रियलाइज कर लिया, वो सारा ऊंचे भाव के शेयर्स को उन्होंने पब्लिक में दे दिया। अब आप देखोगे पब्लिक शेयर होल्डिंग हैज इंक्रीज टू 63.51%। ओके बट अब आप सोचो कि कंपनी का प्रमोटर जो इतने बड़े प्रोमिसेस कर रहा है कि मैं डेटा सेंटर बनाऊंगा, एडटेक बनाऊंगा, सारी ग्रोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री है, मतलब इंडिया का मतलब आईटी में एक प्रोमिनेंट प्लेयर में बनने जा रहा हूँ, वो प्रमोटर अपना मेजर चंक पूरा एक क्वार्टर में डंप कर देता है मार्केट के अंदर। और वो स्टॉक मार्केट की आपको चार्ट्स में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से वो सितंबर अक्टूबर के वहां से उसका डाउनफॉल चालू हुआ, पूरा 90% उसका वैल्यूएशन आज खत्म हो गया। डिस्पाइट दैट भी आज भी कंपनी 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। ओके। सो यू कैन से कि वो कंपनी का कितना वैल्यूएशन था। हाँ, सेकेंडली एक स्ट्रेंज चीज़ जो यहाँ पे हमने नोटिस की है, वेरेनियम ने एक
TLPL मतलब टर्मरिक लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी एज एन इन्वेस्टमेंट दिया था। और जब सेबी ने इनसे पूछा कि ये TLPL क्या आपकी रिलेटेड पार्टी है, तो दे डिनाइड इट कम्प्लीटली कि TLPL का हमारा कुछ इसमें लेना देना नहीं है। बट एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेक्टस जब इन्होंने फाइल किया था, उस टाइम पे इन्होंने TLPL को एज अ रिलेटेड पार्टी दिखाया था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हर्षवर्धन है, हु इज द फाउंडर ऑफ वरेनियम, ही वाज होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 83.77% स्टेक इन TLPL। मेजर कंट्रोल तो मेजोरिटी कंट्रोल उनके पास था। एंड अगेन वही बात हो गई कि हमारी जो प्रमोटर्स का ग्रुप है उसी के अंदर ट्रांजेक्शन्स घूम रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स डिस्कस अबाउट जो डेटा सेंटर्स, वो जो क्लेम कर रहे थे कि हमने यहाँ पे इतने डेटा सेंटर्स बना दिए हैं, राइट। Correct. तो उसका क्लेम में क्या ऑथेंटिसिटी थी जो एनुअल मीटिंग में इन्होंने बोला था कि हमारा गोवा का कोई कमीशन हुआ था या ऐसा कुछ, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, सो अब अगर आप देखो जो NSE ने साइट विजिट किया, उसके बाद सेबी ने एक इंट्रीम ऑर्डर पास किया, उसमें जो मेजर फाइंडिंग्स थी कि जो IPO प्रोसीड्स था उसमें उन्होंने जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया था मार्केट से, उसका एक्चुअल में यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं हुआ। कंपनी ने तो दिसंबर में IPO उठाने के 3 महीने बाद दिसंबर 22 में पब्लिक में डिस्क्लोज कर दिया कि भाई हमारा गोवा वाला डेटा सेंटर रेडी है, ऑपरेशनलाइज हो गया। अच्छा। लेकिन जब ये फ्रॉड हुआ, NSE ने अपनी टीम वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए भेजी, तो कुछ सरप्राइज चीज़ें निकल के आई जो NSE ने अपने सेबी ने अपने इंट्रीम ऑर्डर में लिखा हुआ है। मैं कुछ 2-4 चीज़ें आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। एज पर कंपनी डेटा सेंटर दिसंबर 22 में मेरा कमीशन हो गया। NSE की टीम वहाँ पहुंची, वहाँ पे उनको कोई डेटा सेंटर मिला नहीं। कुछ जब उन्होंने वहाँ के डॉक्यूमेंट्स और चेक किए तो बोले कि जो लीज डीड में उन्होंने जो हायर किया है उसका जो डेट था भी अप्रैल 23 था। अच्छा। तो लाइक एक तो वो गैप था। उसके बाद जो उसको लाइसेंस मिलता है कि AMC से कि यहाँ पे चलो आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो, वो भी उसको हुआ Jan 24 में। इट मींस वो लोकल म्युनिसिपैलिटी, यस, गोवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बॉडी थी कि ऑपरेशन करने का जो भी लोकल रिक्वायरमेंट रहेगा स्टैट्यूटरी, तो कंपनी बोली कि दिसंबर 22 में मेरा ऑपरेशन चालू हो गया, लेकिन Jan 24 तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। तो मेन सरप्राइजिंग थिंग कम्स टू कि NSE ने ना वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी वेरीफाई किए। तो उन्होंने नवंबर से दिसंबर के बिल भी चेक किए थे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए होंगे, जस्ट ओनली 6 यूनिट्स इन दिस पीरियड। वो भी एक साल बाद वाला, दिसंबर 22 कंपनी बोल रही क्लेम मेरा चालू हो गया, लेकिन 18 नवंबर से 18 दिसंबर के जो प्रिसाइज पीरियड NSE ने लिया है बिल का, 6 यूनिट कंज्यूम हुआ। उसका मतलब देयर वाज नो ऑपरेशन एट ऑब्वियसली डेटा सेंटर रन कर रहे हो आप, खाली 6 यूनिट में आपका डेटा सेंटर चल सकता है। इफ दिस कैन रन तो एवरीबॉडी कैन डू द बिजनेस ऑफ डेटा सेंटर्स। करेक्ट। तो एक तो वो मेजॉरिटी इनका गोवा में फाउंड हुआ, और कंपनी वहाँ पे कुछ दे हैड अनदर प्लांट एट सावंतवाड़ी। या आई एम कमिंग टू दैट। तो एक गोवा में एक और सरप्राइजिंग था कि कंपनी कुछ एम्प्लॉइज क्लेम करती 130 अराउंड 150, बट वहाँ पे ओनली 6 पर्सन्स थे खाली। तो एक तो ये कुछ मतलब उसका कोई रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नील था उस सेंटर का, और वो IPO का पैसा उन्होंने क्लेम किया कि हमने कमीशन कर लिया, बट एक्चुअल में कमीशन हुआ नहीं। अब ये तो फर्स्ट वाला डेटा सेंटर हुआ। उन्होंने एक और बोला कि हमने सावंतवाड़ी में भी हमारा डेटा सेंटर चालू कर दिया है, बट लेकिन वहाँ पे भी NSE की टीम ने विजिट किया तो वहाँ पे भी उनको कुछ ऐसा मेजर ऑपरेशन कुछ मिला नहीं है। इट वाज फॉल्स कि खाली बस प्लेस बना रखा है, कुछ भी नहीं था। उसके भी वही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह चेक किए, हार्डली 0 से 10 यूनिट का कुछ बिल था, तो वो भी एक पूरा फेक ही था। तो ये उन्होंने पाया विकास, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि कोई भी कंपनी आज क्लेम करती है, IPO के लिए आती है कि भाई मैं IPO में पैसा उठाऊंगी और मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करूंगी, ठीक है। तो जब तक कोई इन्वेस्टर NSE या सेबी के पास नहीं जाता है, तब तक तो ये एक ओपन एंडेड ही चीज़ हो गई कि उसका पैसा कहाँ गया किसी को आइडिया नहीं है। बिकॉज no doubt there is auditor, there are people who are watching, there are compliances to be done, but this is a big gap which I think कि मार्केट में अभी भी नो शुभम जी। सो इसमें क्या होता है कि सेबी के रूल्स भी होते हैं कि अगर आपने IPO प्रोसीड्स लिए तो आपको एक स्टेटमेंट जो क्वार्टरली डेविएशन यूज का वो सबमिट करना पड़ता है कि आपने जिस पर्पस के लिए कितना पैसा लिया है, एक्चुअल में आपने इस पर्पस के लिए कितना यूज किया है, कितना बैलेंस बचा है। अगर कुछ डेविएशन है तो पूरा प्रॉपर आपको NSE और BSE पे जहाँ पे भी आप लिस्टेड हो, सेबी को वहाँ पे सबमिट करना रहता है। तो मॉनिटरिंग होती है, बट अगर वो फ्रॉड ही है, NSE सबमिट हो गया है, सब कुछ हो गया है, प्रूफ हो गया कि यस वी हैव डन, बट एक्चुअल में नहीं हुआ है, तो उसके लिए या तो फिर इन्वेस्टर्स को खुद को एक्टिविज्म लाना पड़ेगा कि हम किस कंपनी के साइट विजिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये जो रेड फ्लैग्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इन पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये कंपनी यू हैव टू लाइक अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने खाली फाइनेंशियल नंबर देख के इन्वेस्ट कर लिया। यू हैव टू सी कि भी प्रमोटर की इंटीग्रिटी कैसी है, कि भाई वो एक्चुअल में बिजनेस कर रहा है, कैपेबल है या नहीं है, या कुछ अलग ही नंबर दिखा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली बिकॉज हम जब बात करते हैं IT की, तो हम ये देखते हैं कि IT का नॉर्मली बिजनेस कौन चालू करता है, जिनका कुछ पास बैकग्राउंड IT के अंदर हो, एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वहाँ से वो फिर अपना खुद का IT सर्विस फॉर्म या डेटा सेंटर डाल रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इन प्रमोटर को ना कभी हमने कभी पहले नाम सुना है, ना उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड देखने को मिलता है कि IT में उन्होंने कुछ किया है।
तो इट फील्स लाइक यू नो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को भी एक तरीके से अवेयर होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेके कि छोटी छोटी चीज़ें अपने को नहीं पता चलती। हम लोग ये देखते हैं कि यार इस कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, ठीक है, बट इफेक्टिवली डिविडेंड दे देना इज नॉट द थिंग कि आप उस पर ट्रस्ट करना लग जाओ। या मार्केट में इन कंपनी ने क्या अच्छा काम प्ले किया है कि इन्होंने ये बनाया, परसेप्शन बनाया। जैसे मैं इसमें वो सेकंड पॉइंट पे आपका आ रहा था, जो 40 करोड़ का जो पैसा इन्होंने लिया है उसको इन्होंने कैसे शिफोन किया है। ओके, तो बेसिकली व्हाट दे हैव डन कि अप्रोक्सीमेटली 24 करोड़ जो 60% ऑफ द इशूड जो उन्होंने आईपीओ से पैसा उठाया था, डेटा सेंटर के नाम से उन्होंने बोला कि हमने 24 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उसमें से 50% पैसा, मतलब 50% ऑफ द आईपीओ अमाउंट 20 करोड़ 18 करोड़ जितना एक बीएम ट्रेडर्स एंटिटी को ट्रांसफर किया, और 4-5 करोड़ रुपए इनके प्रमोटर की रिलेटेड एंटिटीज को ट्रांसफर किया फॉर द डेवलपिंग दिस डेटा सेंटर। बट वन थिंग, अगर आप बीएम ट्रेडर्स की जो सेबी की जो इंटरिम ऑर्डर आया है उसमें आप डिटेल्स चेक करोगे, सो बोला है कि बीएम ट्रेडर्स का इस फील्ड में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो फ्रूट्स के वेजिटेबल्स का होलसेल बिजनेस के अंदर है। एंड कुछ पीएनबी से भी उन्होंने कुछ एमएसएमई सर्टिफिकेट वगैरह मंगवा के भी क्रॉस चेक किया था, तो ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये पैसा इन्होंने शिफोन किया है पूरा। तो एक तो ये इन्होंने या आईपीओ के पैसा का फ्रॉड किया पूरा, तो सेकंड रिलेटेड पार्टीज को 3-4 करोड़ जो भी इसके थ्रू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू पास ऑन किया होगा, वो डिटेलिंग तो सेबी ने भी इतना नहीं किया होगा, बट प्राइमरी पैसे एस्टेब्लिश हो जाता है कि 40 करोड़ में से 24 करोड़ तो उन्होंने यहाँ यूज कर लिया। अब बचा कुचा 15-16 करोड़ को इसने कैसे स्मार्टली प्ले किया है, हर क्वार्टर एंड पे कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती थी, ताकि इन्वेस्टर्स को क्या लगे कंपनी कैश अर्न कर रही है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बांट रही है। सी मतलब मार्केट में कहावत है, कैश इज किंग। आप कितना ही टॉप लाइन बुक कर लो, कितना ही बॉटम लाइन बुक कर लो, जब तक वो पैसा, अपन बनने की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, गल्ले के अंदर कितना पैसा आया है वो मेरा प्रॉफिट है। सही बात। तो एक परसेप्शन क्या बनता है, यार छोटी कंपनी है फिर भी पैसा बांट रही है। जब तक उनके पास कैश हाथ में था, वो कैश वो डिस्ट्रीब्यूट करते गए, तब तक वो मार्केट में फेक कैसे, अगर अपन देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने कैसे मैनिपुलेट किए, कैसे टॉप लाइन को ग्रो किया। मैं देख रहा था कि बिकॉज क्या होता है ना, अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट भी करता है, इवन इफ ही इज शोइंग हायर रेवेन्यू, तो आइदर ही विल शो इट एज, अगर उसने 300 करोड़ का रेवेन्यू जो इन्होंने लास्ट ईयर दिखाया है 326 करोड़ का, अगर वो नॉर्मल रेवेन्यू दिखाते सर्विसेज का, देन दे हैव टू पे जीएसटी एट द रेट। एब्सोल्युटली, इंडिया में अगर ऑपरेशन होता है, बट उन्होंने उसको कैसे स्मार्टली प्ले किया, दे हैव शोन इट एज अ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की ऑब्वियसली जीएसटी के अंदर देयर आर कंडीशंस, अगर वो फुलफिल हुआ तो ही होगा, वो सब एक चीज साइड में हो गई। बट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस दिखा के भी इनका पैसा कभी इनके अकाउंट में हिट ही नहीं किया, कैश रियलाइज ही नहीं हुआ, कैश रियलाइज ही नहीं हुआ है। और जब सेबी ने इनसे जो लेजर्स मांगे या डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो इनका सारी चीज़ों में एक ही एक्सक्यूज था कि आवर इनवॉइसेज, आवर डॉक्यूमेंट्स आर विद सीजीएसटी डिपार्टमेंट, क्योंकि उनका ऑडिट चल रहा है। बट आप खुद सोचो एक लॉजिकल कि इफ अ कंपनी इज यू नो प्रोवाइडिंग डेटा सेंटर सर्विस और खुद के इनवॉइसेज भी इनके पास बैकअप में नहीं है, वो तो कितना बड़ा रेड फ्लैग वहाँ पे हो जाता है, राइट? अब जो फ्रॉड किया तभी तो वो सब एक्सप्लेनेशन इनको देने पड़ रहे हैं ना। अगर ऑथेंटिक होते तो इजीली दे कैन गिव द डेटा, ये सारा ऑथेंटिक होता। सो आप जो बोल रहे हो मैनिपुलेशन इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया, मैं 2-3 चीजें आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। FY23 में जो कंपनी का रेवेन्यू था, उसमें से सिंगल पार्टी एमटेल फोन इनकॉर्पोरेशन जो भी आपने बताई थी, 84% रेवेन्यू उस एंटिटी से आता है। और H1 FY24 में भी अप्रोक्सीमेटली 71% रेवेन्यू उस एंटिटी से आता है। सो अगर आप देखोगे कंपनी जो हेप्टी ग्रोथ शो कर रही है फाइनेंशियल्स के अंदर, वो मेजॉरिटी ऑफ द कमिंग ओनली फ्रॉम वन पार्टी, एंड दैट इज वेरी कनेक्टेड। कैश फ्लो इज नॉट देयर, इट्स जस्ट बुकिंग द इनवॉइसेस, बुक एंट्री, ओनली बुक एंट्रीज, एंड उन इनवॉइसेस को भी वो जो सामने क्रेडिटर्स लेटर के सामने जेवी एंट्री डाल, वो ये अभी क्या चल रहा है, क्रेजी बुल रन चल रहा है। मार्केट को क्या चाहिए, टॉप लाइन किसका ग्रो हो रहा है। अब दिस कंपनी कैन ग्रो फास्टर मोर देन 100% ऑन ए स्मॉल बेस क्वार्टर इन क्वार्टर, तो मार्केट तो ऊपर ही जाना है। बॉटम लाइन शो कर रहे हैं, पेट भी अच्छा शो कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में स्टॉक ऊपर बढ़ गया और फिर प्रमोटर ने सारा पैसा इनकैश कर लिया और अब रिटेलर बैठे रह गए अंदर स्टोरी करने के चक्कर में। एंड आल्सो आई थिंक देयर वाज अनदर कंपनी नेम्ड एज कुछ फास्टवे, सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? हां, सो अब कंपनी को क्या हुआ कि ये सब तो आईपीओ का गेम चल गया, मार्केट भी अच्छा खासा बढ़ गया, तो अब कंपनी ने सोचा कि मार्केट्स में हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्टर से पैसा उठाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा और उठाऊं? यस, सो दे हैव प्लान टू रेज कुछ अप्रोक्सीमेटली 1250 करोड़ रुपए का पैसा उन्होंने QIP पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू पैसा उठाने का एक्सचेंज को सबमिट किया था कि दे विल रेज दिस मनी टू एक्वायर फास्टवे ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड व्हिच इज इनटू US टू एक्सपांड बिजनेस इन द US टेरिटरी एंड द एक्सपोर्ट मार्केट। सो मार्केट वही, बट थैंकफुली आफ्टर दैट सेबी वगैरह ये काफी एक्टिविज्म और ये प्रोसेस वगैरह चालू हो गई, तो वो इशू नहीं हुआ, तो इन्वेस्टर्स बच गए वहाँ पे। नहीं तो वो 40 करोड़ से सीधा प्रमोटर 1 साल के अंदर 12.5 करोड़ भी आपसे रेस। प्रीमियम के अंदर देयर वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग व्हिच वाज मेंशन्ड इन इंटरिम ऑर्डर, ये लोग कुछ प्लान कर रहे थे फास्ट ट्रैक ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करने का, और वैल्यूएशन जो उसका लगाया था इन लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपए का इन्होंने सोचा था कि उस वैल्यू पे एक्वायर करेंगे।
और मुझे इसको पढ़ने का आया तो इसके अंदर ऐसा था कि इनके जो फाउंडर हैं शायद फास्ट ट्रैक के, वो खुद absconding है, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है Yes. कि कैसे किसी भी कंपनी को किसी भी वैल्यूएशन पे एक्वायर कर रहे हैं। अभी तो चलो इन्होंने 40 CR ही IPO से उठाया है, बट आई थिंक इनका कुछ और भी प्लानिंग होगा, तो उसमें कुछ आप हाईलाइट बताइए कि क्या इनके फर्दर प्लान्स थे। या सो जैसे कि सितंबर 22 में तो इनका आईपीओ था, 40 करोड़ इनको मिल गया, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, मतलब इनके हिसाब से, प्रमोटर के हिसाब से, Yes. नॉट फ्रॉम इन्वेस्टर्स व्यू पॉइंट। इन 12 जनवरी 2023 को उन्होंने एक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर डाला कि वी आर प्लानिंग टू एक्वायर फास्टवेयर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर ए कैश कंसिडरेशन ऑफ ₹2000 करोड़। ओके, सो फॉर दैट 2000 करोड़ दे हैव प्लान टू रेज 1250 करोड़ रुपीस थ्रू प्रेफरेंशियल इशू टू वेरियस इन्वेस्टर्स। ओके, सो उसके लिए इन्होंने डिस्क्लोजर डाला, तो फिर वही एनएससी ने उनको जो भी प्रेफरेंशियल इशू के ऊपर ऑब्जर्वेशंस क्वेरीज वगैरह भेजे होंगे। और अगर आप इसका पब्लिक डोमेन का डेटा भी देखोगे, फास्टवेयर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड का कुछ नेटवर्थ थी 640 करोड़ का, कोई अच्छा। साइजेबल एम्प्लॉइज नहीं है, कुछ एड्रेस आपको क्लियर नहीं मिल रहा है क्या है, तो ऑन पेपर इट वाज शोइंग एज अ 640 करोड़ कंपनी, बट कंपनी इज विलिंग टू पे 2000 करोड़ एंड दे आर प्लानिंग टू रेज 1250 करोड़ from ये भी एक वो मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स वो था कि अगर आप जाके फास्टवेयर ट्रांसमिशन की कंपनी का बैकग्राउंड देख लोगे, उसकी रेटिंग हिस्ट्री देख लोगे, क्रिसिल ने इसको इशू और नॉट कोऑपरेटिंग वाली कैटेगरी में डाला हुआ था। तो ये सब चीजें क्या है कि कंपनी पब्लिक में डाल देती है, लेकिन इन्वेस्टर इतनी ड्यू डिलिजेंस करता नहीं कि भाई ये कंपनी करती क्या, मेरी कंपनी क्यों इसको 2000 करोड़ रुपए देने लायक है, ऐसा तो क्या 3x उसके नेटवर्थ से, व्हाई ही इज विलिंग टू पे। तो और उसके बाद में एनएससी ने इनसे कुछ ऑब्जर्वेशंस क्वेरीज वगैरह पूछे थे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे आप अप्लाई अनाउंस करते हैं कि हम रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ड्राफ्ट पेपर्स और एनएससी वगैरह को देने पड़ते हैं। तो एनएससी ने कुछ क्वेरीज उनको पूछी होगी कि भाई किस पर्पस के लिए आपको चाहिए, वहाँ से एनएससी को कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो उसके बाद तो ये कुछ ट्रांजेक्शन मटेरियलाइज नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो ये 1250 करोड़ भी इन्वेस्टर्स के शिफॉन ही होते। आपको ये भी सेबी के इंट्री ऑर्डर में भी मिलता है कि ये कंपनी ने रेस किया और ये भी, बट ये थिंक कि 40 करोड़ में ही निपटा काम। बट लेकिन रियल लॉस क्या हुआ कि जो इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी जो मार्केट में ट्रस्ट होता है ना, कि शेयर का प्राइस उसकी ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, करेक्ट, वो इन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन करके शेयर्स को पंप किया और फिर अपना स्टेक डंप करके रिटेल इन्वेस्टर्स को, आप अगर देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि छोटी कंपनी में कोई एफआईआई म्यूचुअल फंड्स तो होते नहीं है, बिकॉज उनको पब्लिक का पैसा मैनेज करना है, तो दे कांट टेक दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। तो सारा पैसा मतलब 36-38% कुछ प्रमोटर के पास है, बाकी सारा पब्लिक के पास चला गया है, वो भी हाई वैल्यूएशंस पे, जहाँ पे प्रमोटर ने अप्रोक्सीमेटली कुछ एज पर सेबी रिपोर्ट कुछ 140-150 करोड़ का इन्होंने इस फ्रॉड से पैसा कमाया है, स्टॉक मार्केट खाली पंप एंड डंप कर से। यू कैन इमेजिन कि 2020 में कंपनी की नेटवर्थ कुछ नहीं थी, 17 में चालू किया, प्रमोटर ने ये सब गेम करके 140-50 करोड़ रियलाइज कर लिए। तो दिस इज द बिग स्कैम कंसीडरिंग द साइज ऑफ द एसएमई कंपनी। और एज एन इन्वेस्टर, जैसे आज अगर कोई भी इन्वेस्टर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेट्स से आज वो एसएमई आईपीओ ही हो गए, आज मैं उसी का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि आज हमारा डिस्कशन उसी के अराउंड हो रहा है, तो एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इन टर्म्स की, ताकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट मेरा कैपिटल लॉस ना हो, राइट? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है? हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्पस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो मैं कैपिटल डाल रहा हूँ उसमें मुझे रिटर्न जनरेट करने हैं, मुझे अपनी कैपिटल ग्रो करनी है। लेकिन जब ऐसे सब केसेस निकल के आते हैं एसएमई आईपीओस के अंदर, तो उससे ऑब्वियसली आपने जो बताया कि कॉन्फिडेंस डाउन होता है इन्वेस्टर्स का, एब्सोल्युटली राइट? लोग कम आते हैं, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि बुल रन चल रहा है इंडियन मार्केट में, तो वो क्या है, कुछ 2-3 केसेस है वो साइड में छुप जाते हैं और लोग फिर से पैसा आंखें बंद करके डाल रहे हैं। तो बट अगर कोई इन्वेस्टर थोड़ा अवेयर है और ही वांट्स कि यार मैं ऐसी क्या चीज़ समझूं जिससे कि मुझे आइडिया है कि यार ये रेड फ्लैग्स हैं या ये चेकलिस्ट है, ये रेड फ्लैग्स हैं, और मैं इन कंपनीज को अवॉइड करूं और जो कंपनीज बराबर दिख रही है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करूं, तो वो उस पर थोड़ा मुझे आप गाइड कीजिए। शुभम जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, बट इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, फर्स्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फर्स्ट फ्रॉम कंपनीज व्यू पॉइंट। पहले आप एज ए इन्वेस्टर देखो कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, वेदर योर रिस्क एपेटाइट परमिट्स यू टू इन्वेस्ट इन एसएमई काइंड ऑफ कंपनीज। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज कि भाई मेरी नेटवर्थ कितनी है, मेरा एम्बिशंस क्या है, मेरे पास कितना कैश फ्लो अवेलेबल हो रहा है, हाउ आई वांट टू बिल्ड माय पोर्टफोलियो। सो यू हैव टू एनालाइज कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है, डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, कैश फ्लो जो भी आपका आ रहा है, उसके हिसाब से आपकी रिस्क एपेटाइट आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए परमिट करती है या नहीं करती है एसएमई में। बिकॉज साइज वहाँ पे छोटी होती है, रिस्क ज्यादा होती है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होता है, नो डाउट, बट वहाँ पे बहुत सारी रिस्क भी एसोसिएट होती है, जैसे लिक्विडिटी रिस्क होती है, आपको पता नहीं कि उसकी फाइनेंशियल्स करेक्ट है नहीं है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। एक पर्सन जैसे प्रमोटर के साथ अगर कुछ इवेंट हो गया तो कंपनी भी शट डाउन हो सकती है। सो मेनी रिस्क आर एसोसिएटेड विद एसएमई काइंड ऑफ कंपनीज। तो बिफोर इन्वेस्टिंग थॉट ऑफ बिफोर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन एसएमई कंपनीज, यू हैव टू थॉट कि भाई मेरी रिस्क एपेटाइट
परमिशन करती नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता नहीं कि आप आपका 100% पोर्टफोलियो एसएमई में डालोगे, देयर शुड बी पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन कॉन्सेप्ट। तो अगर आप इक्विटी के अंदर भी एसएमई में कितना चंक लेना चाहते हो, वो आपको आपका साइज देके आपको डिटरमाइन करना है कि हाँ भाई ये पैसा एक्स अमाउंट है, दिस आई कैन इन्वेस्ट इन एसएमई कंपनी। तो ये हर एक इन्वेस्टर को अपने पार्ट पे चेकलिस्ट पूरी डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ भाई आई एम कैपेबल, आई एम रेडी टू टेक दैट मच अमाउंट टू इन्वेस्ट इन एसएमई काइंड ऑफ कंपनीज। अब नाउ क्या, चलो आपकी रिस्क एपेटाइट आपको परमिट करता है कि भाई यस आई कैन इन्वेस्ट इन एसएमई कंपनीज एंड वांट टू ग्रो माय कैपिटल फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द मार्केट व्हिच इज ग्रोइंग कंपेयर टू एसएमई स्लो। अब इफ यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन एसएमई कंपनीज, प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप जो भी लार्ज कंपनीज को करो, बट एसएमई में थोड़ा आपको डीप डाइव करना पड़ेगा। ओके, सो डायरेक्टली गोइंग ऑन द फाइनेंशियल्स नंबर्स, इट्स नॉट द राइट वे टू इन्वेस्ट, बिकॉज 10 करोड़ 15 करोड़ के पेट में मैनिपुलेशन इजीली हो सकता है। तो उसको कोई वेटेज, मेरे हिसाब से 0 वेटेज देना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हिच ऑडिटर हैज ऑडिटेड दिस डिटेल्स, किसने साइन किया। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑडिटर फ्रॉड होगा, बट एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ क्रेडिबिलिटी इशू रहता ही है कि ये नंबर ऑथेंटिक है या नहीं है, तो वो डाउट होना चाहिए माइंड में। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वो राइज करेगा। पहले आप उस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझो, भाई कंपनी एक्चुअली करती क्या है, कितने सालों से बिजनेस में है, 4-5 साल पुरानी नहीं है, 10 साल है, या बहुत पुरानी जनरेशन है, सेकंड जनरेशन ऑफ द प्रमोटर बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो उनके क्या ग्रोथ प्लान है। तो बहुत बार क्या होता है कि पुरानी कंपनीज होती है, चल रही होती है, लेकिन जैसे सेकंड जनरेशन कोई ज्वाइन करता है तो उसके एम्बिशियस प्लान होते हैं, उनको कैपिटल नीड होती है, तो क्या रीजन है, कंपनी को पैसा चाहिए, क्या उनका एक्चुअल बिजनेस मॉडल है, थोड़ा एनालिसिस, नहीं कि इतना इतना सेल्स कर दिया, इतना इतना प्रॉफिट आ गया। वो भी देखना है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको एनालाइज करना है। हर साल के बैलेंस शीट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है कि ऑपरेशन से कंपनी घर के अंदर पैसा ला पा रही नहीं पा रही, मतलब जो डेटर्स जो उनके खड़े होते हैं सेल्स करके, वो टाइमली पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कैश आ रहा है, मतलब कंपनी का बिजनेस ओके चल रहा है, ट्रैक पे है। फिर जो कंपनी को आईपीओ के थ्रू ग्रोथ कैपिटल चाहिए, वहाँ पे फंड आपको लगाना है, या आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिले लेकिन फ्यूचर बाद में लिस्टिंग के बाद भी अगर आपको चाहिए कि नहीं यार कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में बड़ा करेगी, अच्छा ग्रो करेगी, तो मेरा कैपिटल यहाँ पे ग्रो होगा, तो वहाँ पे आप एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो फर्स्ट फॉरमोस्ट जो प्रायोरिटी होगी, बिजनेस मॉडल समझो ऑथेंटिक है या नहीं, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मल्टीपल सोर्सेज, आप एमसीएफ के जाओ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको डेटा मिल जाता है। हम जो आज केस स्टडी का डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने क्या बिजनेस मॉडल तो इनिशियली काफ़ी हाई पिच किया कि यार हम ब्लॉकचेन भी करेंगे, हम एडटेक भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, राइट, बट इफेक्टिवली देयर वाज नो बिजनेस मॉडल। एग्जैक्टली राइट, वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्ट चीज वो उन्होंने लेमैन में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में क्या वीडियो कंटेंट बनाते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, और सारा एक्सपोर्ट से आता है, आईटी सेक्टर है, आधे वैसे भी आपको लेमैन में समझ में नहीं आएगा। तो वो ये स्टोरी पे नहीं फंसना है, स्टोरी मार्केट लाइक करता है, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है या नहीं है, और पिछले कितने सालों से इन्होंने बिजनेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। अगर वो 2-4 साइकिल देख के आए हैं, ऑब्वियसली अगर 10-15 साल से कोई एसएमई कंपनी जिंदा है और उसने आपके सही किया है, तो इट मींस समथिंग इज देयर। करेक्ट, तो वो एक आपका प्रोसेस क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कल परसों की 3 साल पुरानी कंपनी बनी है और आप उसमें रिस्क ले रहे हो, तो वो एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सेकंड, आप उसके प्रमोटर को समझो, क्योंकि एसएमई कंपनी पूरी प्रमोटर है, कोई वहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता, दे कांट हायर इवन ए सीएफओ, बेटर सीएफओ, टैलेंटेड, बिकॉज़ कॉस्ट एफिडेट उनकी कंपनी को उनको परमिट नहीं करेगी एज ऑफ नाउ। जैसे जैसे ग्रो करेगी तो दे विल हायर ए गुड टैलेंट टू देयर कंपनीज। सो इट्स कंपनी होती है प्रॉपर्ली रन बाय द जो प्रमोटर्स होते हैं, तो प्रमोटर का बैकग्राउंड इंटीग्रिटी भी आपको चेक करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट जितना डेटा आपके पास आरएचपी में फाइल है, एमसीए पे डेटा, डायरेक्टर्स हिस्ट्री वगैरह में, पब्लिक डोमेन में जो भी उस कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी को जो चला रहे हैं प्रमोटर्स, उनकी हिस्ट्री आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने सालों से ये कर रहे हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है इनका, कहाँ से स्टार्ट किया था, कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ये नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस जो बोलते हैं इनको, उस पर वेटेज ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रमोटर पे आपका कंफर्ट है, शेयर के भाव से आप हिलोगे नहीं, वो 100 का 50 भी हो जाएगा, लेकिन पता है कंपनी सही करे तो 50 का 150 भी होगा, अर्निंग्स आएगी, और जो रियल अर्निंग आएगी ऑटोमेटिकली शेयर का भाव रियल शेयर का भाव हो जाएगा। ये मार्केट की फिलोसफी इतने सालों से यही होता है। शॉर्ट टर्म हेडविंड्स आते जाते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेकंड चीज होगी कि भाई फर्स्ट बिजनेस मॉडल समझ लो, ठीक है, बैकग्राउंड प्रमोटर समझ लो। तीसरा चीज आप थोड़ा चेक ऐसे कर लो मार्केट में जो डेटा अवेलेबल है कि भाई इस कंपनी के बैंकर्स कौन कौन है, अगर अच्छे प्राइवेट सेक्टर्स अवेलेबल है लाइक्स ऑफ आज की डेट में तो आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक, तो इट गिव्स यू आल्सो गुड कंफर्ट की प्राइवेट सेक्टर्स भी दे रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग एसबीआई देते हैं, बट मार्केट एज ए लाइक करता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स प्रेजेंट है तो वेटेज ज्यादा मिलता है, दैट्स अ फैक्ट। या रिसर्च वगैरह प्रॉपर रहता है, एग्जैक्टली, क्योंकि वो
प्राइवेट सेक्टर से लिमिटेड कैपिटल रहता है, गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट नहीं रहता, तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस कंपेयर टू पीएसयू बैंक। तो वो थोड़ा सा आपको कंफर्ट दिलाएगा। अगर कोई कंपनी एक्सटर्नली रेटेड है, उसका रेटिंग हिस्ट्री आप देख सकते हो कि रेटिंग हिस्ट्री कैसे कह रहा है, कभी रेटिंग एजेंसी ने डाउनग्रेड तो नहीं किया है, मतलब डिफॉल्ट तो नहीं डिक्लेयर किया है, वहाँ पे कोऑपरेट तो नहीं कर रहे। तो आउटसाइड जो जो पब्लिक डोमेन में जितनी डिटेल्स अवेलेबल है, फाइनेंशियल तो भी टच नहीं किया। पहले आप बिजनेस मॉडल समझ लो, प्रमोटर का बैकग्राउंड समझ लो, कंपनी का हिस्ट्री के हिसाब से जो भी डेटा अवेलेबल है पब्लिक में वो सब देख लो। देन आफ्टर यू कैन सी फाइनेंशियल्स की भाई इसका जो वैल्यूएशन है वो मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। यू कांट से कि एवरी कंपनी शुड ट्रेड एट 15 पी वैल्यूएशन, 20 पी वैल्यूएशन या डीसीएफ मेथड, जो भी आपको ईवी एबिटा, जो भी मल्टीपल्स आपको जो भी फैंसी यूज करना हो, बट यू हैव टू सी कि मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशन सही है नहीं गलत है, वो यू हैव टू कंपैरेटिवली डिसाइड करके देन यू कैन डिसाइड वेदर आई वांट टू इन्वेस्ट इन और नॉट। यस, बिकॉज आजकल क्या है ना, इन्वेस्टर्स का अगर जब भी हम एसएमई आईपीओ की बात करते हैं या कोई भी आईपीओ लगाने की बात होती है, तो नॉर्मली क्या एसएमई आईपीओ के अंदर द लॉट साइज इज बिगर। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार लॉट साइज बड़ा है, एंड ऑब्वियसली ग्रे मार्केट के अंदर थोड़ा उनको प्रीमियम दिख जाता है, लेट्स से 20%, 100% जो भी प्रीमियम है, तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन तो ले लेते हैं। बट ऑब्वियसली आपने जितनी भी चीज़ें बताई है, अगर ये भी प्लस प्लस करके साथ में अगर उनका रिसर्च रहेगा तो 100% है कि वहाँ पे उनका कैपिटल रिटेंशन का चांसेस बढ़ जाएगा। नॉट ओनली दैट, मैंने तो आजकल ऐसा भी देखा है कि एसएमई आईपीओ को लोगों ने बिजनेस बना लिया। एग्जैक्टली है ना, कि जो भी आईपीओ आ रहे हैं सब पे हमारा ये इतना कैपिटल है, हम इन सब पे लगाएंगे। अब हो सकता है कोई प्लस में हो सकता है कोई नेगेटिव में, और बट ओवरऑल हमारा प्लस में आ जाएगा। तो इट्स नॉट ओनली कि आपको इसको पूरा बिजनेस जैसा बनाना है, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग कि हमारा एक थोड़ा अलोकेशन उसके अंदर भी रखेंगे हम लोग, बट सब्जेक्ट टू सारे पॉइंट्स हम लोग जो चेक कर रहे हैं। बिकॉज कंपनीज का क्या है, अब वेरेनियम की हम बात कर रहे हैं, तो अब इन लोगों ने इंडिया की रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवॉइड करने के लिए, टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने गेम खेला एक्सपोर्ट के अंदर, बिकॉज एक्सपोर्ट के अंदर कोई जीएसटी लूपहोल्स पकड़ा उन्होंने पूरा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट की साइड से कोई इंक्वायरी आई नहीं। अगर वही ये लोग अगर लोकल सेल करते, विद इन इंडिया सेल करते और वहाँ पे 18% जीएसटी नहीं पे करते, देन जीएसटी डिपार्टमेंट घर पे आके खड़ा हो जाता। तो इस वजह से इन लोगों को वो प्ले अराउंड पता है, उन लोगों ने उससे गेम खेल लिया, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा भी आपको पता ही है अभी रिस्क में आ गया है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं, और मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी थी पराग पारिक सर की, वैल्यू इन्वेस्टिंग इन बिहेवियरल फाइनेंस। तो इज ए लेजेंडरी इन्वेस्टर। उन्होंने अपने बुक में एक आईपीओ के ऊपर भी एक दिया था। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि आईपीओ इज ए प्रोडक्ट ऑफ बुल मार्केट। अच्छा, आप हिस्ट्री देख लीजिए, जब बुल मार्केट होगा तब आईपीओ के लिए लाइन लगी होगी, बिकॉज हर कोई मार्केट में पैसा लगाने के लिए रेडी है। जब अगर फॉल होता है, मार्केट डाउन होता है ना, तो कोई इन्वेस्टिंग की तरफ देखता ही नहीं है ना, ठीक है मार्केट डाउन है क्या लगाना है। जब मार्केट ऊपर जाता है, हर कोई चाहता है कि नहीं मेरे को मार्केट में पैसा लगाना है। तो ऐसे एक टाइम होता है कि कंपनी की डिमांड है, लेकिन कंपनी की डिमांड मार्केट में जाता है कि हाँ आईपीओ हमको चाहिए पैसा लगाने के लिए, तो फिर उस कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को इनकेश करती है। उसके हिसाब से कुछ जेन्युइन कंपनीज भी आती है जो अच्छे वैल्यूएशन पे पैसा उठा के जाती है, कुछ फ्रॉड्स वाले भी आते हैं ताकि पैसा रेज कर सके। तो वो ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम तो क्या है कि वो कुछ उसके फंक्शन है, क्योंकि लिमिटेड उसमें आपके शेयर्स होते हैं, कितने पब्लिक में आ रहे हैं, कितने दिन का ब्याज लग रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर से वो डिसाइड होता है, और वो अट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि बुल मार्केट है तो ये सब चलेगा। लेकिन फंडामेंटली अगर लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाना है, साइकिल आएंगे, बुल मार्केट आएगा, बेयर मार्केट आएगा, वो इतिहास है। ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग बुल मार्केट चलेगा, कभी भी कुछ न कुछ कारणों से, कुछ न कुछ फैक्टर्स की वजह से मार्केट 20% ऊपर से गिरेगा भी सही, वापस रिकवर होगा। वो वोलेटिलिटी ऐसे ऐसे चलती रहेगी, वो आपने सर्वाइव करनी है, क्योंकि आपको एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे में ही आपका पोर्टफोलियो बना लो, एक दो कंपनी भी बना लो, अगर एक कंपनी बस्ट हो गई वो तो गई, आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल्स बिगड़ सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप एसेट कैसे एलोकेट कर रहे हो, कि अगर कल उठ के उस सेक्शंस को हुआ तो मेरी एटलीस्ट जो डेली लाइफ से या मेरे को फाइनेंशियल इंपैक्ट तो होगा नो डाउट, बट उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए ताकि मेरा एटलीस्ट लाइफ सिस्टम ही बिगड़ जाए। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन एसएमई कंपनी, बिकॉज इट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी हो जाए, और फाइनेंशियल रिस्क भी आप कैरी करते हो, बिकॉज कल उठ के कुछ ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, फ्रॉड सामने आ गया, कुछ भी आ गया, तो वेरी विल यू गो, आप किसको ब्लेम करोगे, क्योंकि आपने खुद ने सब देख के खरीदा है ना। पब्लिक में तो स्टॉक मंगाया, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ठीक है, आईपीओ चल रहा है तब तक चल रहा है, वो म्यूजिकल डांस है चलेगा, तब तक बुल मार्केट है चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनी भी आती है, बट एनालिसिस प्रॉपर करके आपको लगाना चाहिए। तो हम समराइज दिस, जैसे आपसे अभी जो डिस्कशन हुआ उससे अगर मेरे ऑडियंस को, अगर मैं 3 चीज़ें जो मैं सजेस्ट करना चाहूँ जो किसी भी एसएमई आईपीओ एसएमई कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी है, वो है सबसे पहली तो जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो क्या है, सेकेंडली जो उनके डायरेक्टर्स का या प्रमोटर्स का बैकग्राउंड है वो क्या है, एंड थर्डली कि कितना ज़्यादा स्टोरी सेलिंग मार्केट में हो रहा है। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह आपको उसी कंपनी का बेचा जा रहा है कि यार ये खरीद लो बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो आपको उसमें और ज़्यादा कॉशियस हो जाना है, बिकॉज हो सकता है कि मार्केटिंग के पीछे कुछ और ही पिक्चर चल रही हो, राइट। तो
ये सबको ध्यान में रखते हुए ही आपको एसएमई आईपीओ के अंदर पैसा डालना है या फिर एसएमई कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई होप कि यहाँ पे जो भी ऑडियंस है उनको काफ़ी अच्छी इंसाइट मिली होगी और इस केस स्टडी से उनको ये भी आइडिया लगा होगा कि यार किस तरीके से कंपनीज प्ले अराउंड करती है टर्नओवर्स के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एंड शेयर्स के साथ, इफेक्टिवली आपकी कैपिटल के साथ। तो आई होप आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ या एसएमई कंपनी का एनालिसिस करें और आपको उसकी सारी जानकारी दें कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो और हम ऑब्वियसली उस कमेंट को उठा के उस पर एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।